पीजी स्कूल के प्यारे बच्चों, 8th क्लास की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम शीतकालीन अवकाश के बाद ये लेसन 16 पानी की कहानी आज पढ़ेंगे। पानी की कहानी आप जानते हो, जैसा कि पाठ के नाम से ही पता है कि पानी के बारे में इसका वर्णन है और पानी की क्या कहानी होती है। और इस पाठ में रामचंद्र तिवारी जो लेखक हैं, उन्होंने एक बूंद के माध्यम से, ओस की जो बूंद होती है बेर के पेड़ पर पड़ी हुई होती है, और वो कैसे अपनी पूरी यात्रा कहाँ कहाँ से करती है और उसके साथ क्या गुजरती है, और ये उसने अपनी पानी की बूंद की आप बीती लेखक ने सुनाई है, जैसा कि आप अभी आगे पाठ में देखेंगे। पानी की कहानी। पानी में आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक कहता है, मैं आगे बढ़ा ही था, जैसे ही मैं चलने के लिए आगे बढ़ा, एक बेर होता है, अभी बेर के सीजन है, खाने के बेर आते हैं, तो बेर जो छोटा सा पेड़ पौधा होता है, छोटा पेड़ होता है यूँ कह सकते हैं, जैसे अमरूद की तरह होता है, तो उसकी झाड़ी जो होती है उसकी मोती सी बूंद, क्योंकि ओस की पानी जो बूंद होती है मोती के समान होती है, तो वो उसके लेखक के हाथ पे गिरती है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेखक कहता है, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि एकदम से ये बूंद आई तो कहाँ से आई, क्योंकि अभी न तो कहीं पर बारिश हो रही है, न ही ऐसी कोई पानी की हलचल है, तो कैसे ये बूंद मेरे ऊपर आकर गिर गई। जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई जो कहते हैं हाथ के अगला पंजे के यहाँ के हिस्सा जहाँ पर हम गड़ी बांधते हैं, कलाई कहते हैं उसे, मेरे आश्चर्य ठिकाना ना, जब मैंने देखा कि उसकी बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई, नीचे की ओर हथेली की तरफ आ गई, हाथ का पंजा। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। मैंने जैसे ही देखा और वह ठहर गई रुक गई। मुझे देर से मुझे सितार के तारों की झंकार सुनाई पड़ी। जैसे ही एकदम उसने कुछ हलचल की, ऐसा उसे लगा। मैंने सोचा कि चारों ओर देखा, मैंने सोचा, लेखक कहता है, और उसने चारों ओर देखा कि क्या बात है, क्या चीज़ है, ऐसे क्या हो गया जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से देखने में मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए, दो टुकड़े हो गए, दो भाग हो गए, और दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज में सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। वो कौन कहती है? बूंद कहती है, सुनो सुनो। मैं चुप था। तो एक उसको कल्पना की है लेखक ने कि बूंद बोल रही है और लेखक को कुछ कहना चाहती है। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। मेरे मुख यानी लेखक के मुंह से निकल गया, कहो कहो। ये बूंद और उसकी बूंद और लेखक के बीच में बातचीत हो रही है उस कान से। तो ये लेखक हैं और ये बेर का पेड़ है। यहाँ बेर के पेड़ से एक बूंद गिरी, और ये बूंद, जैसे ये देख लो, ये बूंद, छोटी सी बूंद, इनके यहाँ पर लेखक के हाथ की हथेली पे आकर गिरी और ये बात कर रही है। तो ऐसा वर्णन है। कहो को। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से बोली। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से बोली। प्रसन्नता से बोली, ये ओस की बूंद है ना, मैंने बताया आपको, ये ओस की बूंद, ये ओस की बूंद, और ये लेखक, और ये बेर का पेड़। ये सूर्य उदय हो रहा है सवेरे के समय, प्रातःकाल, क्योंकि रात में जो कोहरा होता है वो पेड़ों पर बूंदे बन जाता है। इस तरह से अभी कोहरे का सीजन, आप देख लो कितने कोहरा है चारों तरफ। अभी आज सवेरे भी बहुत कोहरा है, आपने चारों तरफ देखा, धुंध दिखाई भी नहीं देता है, विजिबिलिटी एकदम से गायब हो गई, दूर दूर दिखते ही नहीं है। तो ये कोहरा ही, बादलों का कोहरा जो होता है, ये बूंदों का रूप ले लेती है, और छोटे छोटे पेड़ पौधे और अभी धान और गेहूँ की फसल है उनके ऊपर वो जम जाता है, पाला पड़ जाता है। मोरे मेरे मुंह से निकल गया, ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से ली और बोली, मैं ओस हूँ। ओस की बूंद बोली, मैं ओस हूँ। वो कहता है, लेखक कहता है, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं। बूंद बोलती है वापस
कि मुझे पानी कहते हैं, जल भी कह मालूम है। लेखक कहते हैं मालूम है मुझे, पता है तुम ओस की बूंद हो। मैं बेर के पेट से आई हूँ। बूंद बोलती है मैं बेर के पेट से हूँ। तो लेखक ने कहा झूठी। मैंने कहा और सोचा, और मैंने कहा और सोचा, बेर के पानी से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? लेखक ने कहा कि बेर के पानी के अंदर से कोई फव्वारा थोड़ी निकलता है। बेर के बेर में से आई है, बादलों में से आती है, पानी किसी फव्वारे में से आती है, नल में से आती है, सागर की लहरों में से, कहीं से भी बूंद आ सकती है। बेर के पेड़ से कैसे आई? झूठी, ऐसे लेखक ने बोला। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये बेर का पेड़ है और ये बेर के पेड़ पर छोटी छोटी बूंदें जमी हुई है। ये छोटी छोटी बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं ना ऊपर, ये छोटी छोटी सी बूंदें हैं, ये छोटी छोटी बूंदें हैं। ये एकदम से आपको दिखेगी, जल की बूंदें। ठीक है, बूंद हिली, फिर मानो मेरे विश्वास से उसे दुख हुआ हो। अविश्वास, विश्वास और अविश्वास। अविश्वास जब हम किसी को फैथ नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, अविश्वास कहलाता है। विश्वास का अपोजिट अविश्वास। सुनो, मैं इस पेड़ के पास ही भूमि के बहुत दिनों से उधर घूम रही थी। कौन कहती है? बूंद कहती है मैं इस पेड़ के आसपास इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी। छोटे छोटे कण होते हैं उसका हृदय यानी बीच में। एकाएक पकड़ी गई। और कैसे? मैंने पूछा। वह पेड़ जो तुम देखते हो ना, ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी इतना लगभग बड़ा है, जमीन के भीतर भी है, क्योंकि पेड़ की जड़ें होती हैं और वो जड़ें ही उसको पुष्ट करती है। बट जड़ें हैं, छोटा जड़, और जड़ों को रोए भी हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। निर्दयी होते हैं, क्यों निर्दयी बोला है जड़ें को? क्योंकि वो उसमें से उसको खींचकर पानी को खींचकर पेड़ बड़े होते हैं, इसलिए निर्दयी बोला। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेती है। जो इधर उधर हवा के साथ पानी H2O होता है, हवा और पानी हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनता है। तो वो हवा में तैरते जाते हैं पानी के कण, तो एकदम से जड़ें अंदर से खींच ले उसको पानी से और फिर अपना जीवन चलाती है। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और क्रोध और घृणा से उसका शरीर काँप उठा। क्रोध और घृणा किस पे आई थी उसको? पेड़ों पर, पेड़ों की जड़ों पे आई थी, बूंद को आई। क्यों आई? ये क्वेश्चन बनते हैं सब। क्योंकि वह उसको अपना आहार बना लेते हैं। जड़ बूंदों को पेड़ की जड़ें उनका आहार बना लेते हैं। तुम क्या समझते हो वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? कौन खड़े हैं? पेड़। बूंद कहती है ये पेड़ यूं ही समझते हैं क्या? लेखक से और बूंद से उसकी, लेखक और बूंद की उसकी आपस में बात हो रही है। मैंने इतना बड़ा करने के लिए उन्हें असंख्य बंधुओं को अपने प्राण नाश किए हैं। कौन असंख्य बंधु है? उसकी बूंदों के भाई बहन, बूंदों के उसके परिवार के लोग, मतलब और दूसरी बूंदें। मैंने बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। मैं उसके ध्यान से बड़ी अपनी कहानी सुन रहा था। वो कहता है मैं बड़ी ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। तो ये बात उसको सुनाती है बूंद। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरे शरीर छू गया। मैं कापी 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 यानी कप कप गई, एकदम इस तरह थर्रा गई, वाइब्रेट हो गई एकदम से। उसको एकदम डर लगा। भागने का प्रयत्न किया, परंतु वो पकड़कर छोड़ना नहीं जानते थे। मैं रोए में खींची चली गई, उसके रोए में अंदर खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। लेखक ने वापस पूछा फिर क्या हुआ? मेरी उत्सुकता बढ़ती चली थी। लेखक कहता है मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि अब उसके बाद क्या हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि वह बूंद अपनी कहानी कहे जा रही थी। मैं एक कोठरी में बंद की कर दी गई। एक कोठरी जो छोटी जगह होती है, कमरा छोटा, उसको बंद कर दी। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा है। कोई जिसे धक्का दे रहा है, उसको खींच रहा है, ऐसा उसको लगा, आभास हुआ। किसको? बूंद को। अ, मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण पूछे। दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरे हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस गई थी। इस तरह से बूंदों के बीच में यह छोटी बूंद पिस गई थी, दब गई थी। मैं लगभग 30 दिन तक सांसत भोगती रही। सांसत कहते हैं बड़ा दुख, सांसत पर पड़ जाने, जान सांसत में आ जानी, यानी बड़ी कठिनाई में है। बहुत दुखी होकर उसके अंदर जीवन जीना, बहुत
दबावपूर्वक जीना, सांसत में पड़ जाना। पत्तों ने नन्हे-नन्हे छेदों से होकर जैसे-तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाऊँगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जा चुके थे। क्योंकि पानी जो होता है, वो हवा में एकदम से उड़ जाता है, उसमें घुल-मिल जाता है धूप के द्वारा। तो एकदम से रात हो गई थी और जैसे ही वो पेड़ के अंदर से निकली, जड़ों में से गई, जड़ों में से पेड़ के अंदर से होके वापस निकली बूँद बन के, तो एकदम से वो उड़ना चाहती थी लेकिन सूर्यास्त हो गया था। और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर सो गई या पत्तों पर नींद निकालने लगी, पत्तों पर रेस्ट करने लगी। जैसे ये देख लो आप, ये जो बेर है, ये बेर है और ये बेर के ऊपर ओस की कण रूप में विद्यमान रहते हैं। इस तरह से ये अंदर से ऊपर से एकदम गिरते हैं लेके के ऊपर, और ये इनका ऐसा छोटा सा मैंने बताया है। ठीक है। सिकुड़ी पड़ी थी, तभी मुझे देखा गया, जान में जान आए, रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। और जैसे ही मैंने तुमको देखा नीचे जाते हुए, तो अपनी रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पे कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक कहता है, जो उस बूंद ने मेरे को एक कहानी सुनाई, उसका मेरे पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उस ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट हुआ। जब तक तुम मेरे पास हो, कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। और जैसे लेखक ने ये बात सुनी, तो उसने कहा कि जब तक तुम बूंद मेरे पास हो, तुमको कोई छू नहीं सकेगा, तुमको कोई हिला नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। बूंद, छोटी सी बूंद कहती है, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। जब तक सूर्य नहीं निकले, मैं तब तक तुम्हारी रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में की उड़ने की शक्ति आ जाएगी। जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी से सुनूंगा तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। तो कहती है कि क्या उसकी जीवन की कहानी है, तो वो उसको सुनाने लगी। अच्छा सुनाओ। जब तक सूरज नहीं निकलता है, जब तक वो कहता है कहानी सुनाना चाहती हूँ, कि सुनाओ, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे, पुरखे यानी पूर्वज, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, ओसजन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थी। बहुत पुराने की बात है, पुरखे यानी प्राचीन समय की बात है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल अपनी निश्चित जगह पर घूमता रहता है। जब वे दिन थे, जब हमारे ब्रह्मांड के उथल पुथल हो रही थी, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सिटी में उथल पुथल हो रही थी, उनके अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, उस समय की बात है। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों में अब तक उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य की धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाना एकदम से ज़्यादा ज़्यादा रोशनी होती है और दिखाई नहीं देता है, तो चौंधियाना कहते हैं। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। पिंड एक ऐसा ग्रह जिससे सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास जाता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और सूर्य से काफ़ी गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य काँप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राशि से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वैसा न हुआ, वैसा तो नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। इस तरह से ये क्या निर्माण हुआ, देख इसकी कहानी में ही है। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खींचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी से है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। प्रारंभ में ये इसको कहते हैं, पृथ्वी जो है वो हमारी एक टूट गई सूर्य का टुकड़ा है, और ये प्रारंभ में बड़ा आग का एक गोला था, गोल पिंड था। परंतु ऐसा उन लपटों लपटों से तुम पानी कैसे कर सकती हो? परंतु उन लपटों में
से तुम पानी कैसे बनी? वो कहती है कि तुम लोगों में से इसमें आग के गोले में से पानी कैसे बनी? तुम्हारी कहानी यहाँ पे कैसे चालू होते है? मुझे ठीक से पता नहीं। वो कहती मुझे ठीक से पता नहीं, बूंद कह रही है बात। यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, हमारा ग्रह यानी पृथ्वी ठंडा होता गया, यानी ग्रह मंडल हमारा और ठंडा धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। इस तरह से इस सूर्य का टुकड़े हुए और सूर्य से धीरे पृथ्वी बनी धीरे धीरे, इसका थोड़ा सा चित्रण है। मुझे याद है, क्या कहते हैं लेखक, क्या बूंद क्या कहती है? मुझे याद है। क्या याद है? कि मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ओसजन से रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। मुझे याद है कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वर्षों साल मतलब अरबों साल पहले मिलकर बनी हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ने सामने प्रत्यक्ष अस्तित्व मौजूदगी गंवा दिया है, मुझे उत्पन्न किया है। उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। तो इस तरह से जब पहली बनी हुई थी पृथ्वी आग का गोला थी, तो भाप के रूप में बूंदें बनी थी। उसके बाद जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया, बूंद कहती है, मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब अत्यंत छोटा हो गया। पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा चारों ओर मेरे असंख्य साथ बर्फ बने पड़े हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती है, मैं बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी, सौंदर्य बिखर जाता था। हमारे कितने साथी ऐसे ही जो बड़ी उत्सुकता से आंधी आंधी में ऊंचा उड़ते उछलते कूदते कमर को कैसे तैयार कर बैठे रहते थे। मतलब ये सब पानी के बनने की विधि की प्रक्रिया है, जो एक लेखक ने ओस के मार्फत, ओस की बूंद के उसको सहारा बनाकर पानी की जीवन गाथा को इसमें लिखा है। कैसे ग्रह मंडल बने, कैसे सूर्य का भाग टूटा और कैसे वह बूंद ओस के रूप में बनी और फिर धीरे धीरे उसका अस्तित्व में है। बड़े आनंद का समय रहा होगा वह। हाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कोई लाख वर्षों तक। वो कहती कोई लाख वर्षों तक, अरबों वर्षों, कई लाख। हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। वो कहते हैं सो दाल में नमक डालते हैं ना, जितना 100-200 वर्ष तो मेरे लिए यूँ ही है। तो इस तरह से मेरा जीवन बहुत काफ़ी लंबा पुराना है और मैं बहुत लंबे समय से इस पृथ्वी पर जीवन यापन कर रही हूँ, बूंद के रूप में, पल जल के रूप में, एक पानी की बूंद हूँ। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करके जान जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। कौन कहता है ये बात? कि ओस की बूंद जो छोटी सी दिखती है, लेकिन इतने लंबे साल, इतने लंबे वर्षों दीर्घ जीवी है ना, बहुत लंबी जीवन है आपका। दीर्घ दीर्घ का होता बड़ा, जीवी है ना जीवन। वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना, अपने आप को धन्य माना किसने? लेखक ने। और उसके प्रति किसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई? बूंद के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। किसकी? लेखक की। हम तो शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो सरक रहे हों। हम सबके मुख पर हवैया उड़ने लगी। हवैया उड़ना मुहावरा है, यानी शक पका जाना, डर पैदा होना, एकदम से भयभीत का वातावरण होना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह से बातचीत होने लगी। इतने हम इतने आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहने का साहस हमें न था। इतना आनंद काटना है, बहुत सुखी पूर्वक जी रहे थे। पता लगाने के हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बाहर से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। हमारे बाहर से नीचे वाले भाई दबकर पानी बन गए। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका और उनके शरीर तरल शरीर पर हम फिसले चले जा रहे हैं। इस तरह से उनका आविर्भाव होते हैं और किस तरह से ये बात होती है, ये आगे के हम चैप्टर में पेज में हम पढ़ेंगे। तो कहता है, मैं कई मास समुद्र से इधर उधर घूमती रही, क्योंकि पानी के दबाव में एकदम से वो पानी के नीचे ज़मीन में खिसक कर समुद्र में चले जाती है। फिर एक दिन गर्म पानी की धारा से भेंट होती है, क्योंकि गर्म पानी और ठंडे ठंडे पानी की धारा समुद्र में मिलती है। धारा के जलते अस्तित्व, जलते यानी गर्म ठंडक पहुंचाने के लिए उसकी गर्मी सोखना प्रारंभ कर दी।
और इसके फलस्वरूप पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। इस तरह से वह उसका जीवन समुद्र में जाकर मिल जाता है बूंद में। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। समुद्र का भाग भाग में जाकर वो वर्णनातीत है, यानी वर्णन करने के योग्य नहीं है। उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बता नहीं सकती हूँ। अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल एक बंधु बांधवों का ही राज्य है। वो देखती थी अभी उस समुद्र में खाली पानी ही होगा, मेरे बंधु बांधव ही। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरी जीवों का है। क्योंकि समुद्र में भी काफ़ी तरह के जीव जंतु होते हैं, पानी में कितने विचरण करने वाले। जैसे धरती पर जीव विचरण करते हैं हवा में, वैसे ही वहाँ पर पानी में कितने ही तरह के जीव जंतु हैं। उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। कि कहाँ कहाँ पर समुद्र का पानी खारा होता है, कड़वा होता है, तरह तरह के समुद्र के पानी में जो स्वाद होता है। तो वहाँ पानी का खारा था और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगा। बूंद कहती है, मचलाने लगा, जी मचलने लगा। धीरे धीरे सब सहन हो गया और धीरे धीरे वह एडजस्ट हो गई समुद्र की बूंद उसमें समुद्र में जाकर। मेरे एक दिन जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। बूंद समुद्र के ऊपर तो गिरी, तो देखती है कि एक दिन मैं समुद्र के भीतर यानी गहरे में जाकर भी उसको देखूं। एक दिन मैं समुद्र के ऊपर भी देखूं, चलकर देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, गहरे जाने में प्रारंभ कर दिया। मार्ग में विचित्र जीव जीव देखे हैं। विचित्र है ना, तरह तरह के, अलग अलग तरह, डिफरेंट क्वालिटी के। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, घोंगा जो होता है उसमें से शंख निकलता है, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए। मन होते हैं मतलब क्विंटलों, उसमें 36 किलो का एक मन होता है, तो मतलब 35-36 किलो का। हाथों वाली मछलियाँ, एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य की कई गुना लंबी थी। इस तरह से मोटी भारी भरकम समुद्र की मछलियाँ। उसके कई हाथ थे, इन हाथों में उसके शिकार को जकड़ लेती है, एकदम से पकड़ कर उसको खा जाती है। तो ऐसे उसकी पूरी पानी की, यहाँ तक हमने कहानी, पानी की कहानी ये समझी। अब जो नेक्स्ट पेज है वो हम अगले वीक पढ़ेंगे। और उसके बाद में वो क्या करती है, यह झरने तक हमने पढ़ लिया है। पेज 103 102 तक हमने पढ़ लिया है। 103 से हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसके शब्दार्थ कर लें। और जो मैं इसके होमवर्क डालता हूँ, होमवर्क में यही है कि इस पाठ को आप पूरा पढ़ लें और इस पाठ के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी आप समझ लें। मैं छोटे छोटे जो क्वेश्चन मैंने बताए और उन क्वेश्चन के लास्ट में आपको क्वेश्चन करना ही है। तो मैं इसमें यही दूंगा कि अंत में यही क्वेश्चन दूंगा कि इन गद्य गंधों से बनने वाले प्रश्नों को आप बना कर लिखें। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने बताए, इसमें से 5 6 7 क्वेश्चन इसको बनाकर आपको इसको सॉल्व करना है। ये नहीं पूछे कौन से क्वेश्चन बनाए, क्या बनाए, ये आपके ऊपर है। छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर 4 5 6 क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी बीच में बताए, वो ऐसे क्वेश्चन बनाकर आप उनका आंसर दें या याद करें और शब्दार्थ लिख लें और इस पाठ को पूरा पढ़ लें। और होमवर्क में PDF में मैं काम दे दूँगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।